बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? रविवार की छुट्टी के बाद सभी बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं और सोमवार के शिक्षा दर्शन का भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। क्यों नहीं भाई, ये कार्यक्रम है ही इतना रोचक। तो फिर से आप सभी का शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। चलिए जान लेते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बच्चों, आप सभी ने अपने घर में अपनी मम्मी को दाल बीनते हुए, चाय को छलनी से छानते हुए तो देखा ही होगा। अगर विज्ञान की भाषा में पूछा जाए तो हम इसे पृथक्करण कहते हैं। तो बस आज हम विज्ञान में कक्षा 6 के लिए लेकर आए हैं वस्तुओं का पृथक्करण। इसी प्रकार कक्षा 7 में विज्ञान विषय में हम पढ़ेंगे ऊष्मा और कक्षा 8 में विज्ञान विषय में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके कार्य। तो चलिए कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाइए। तो शुरू करें हम पाठ। सर्दियों के मौसम में खिली धूप वाले दिनों का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे ही एक दिन साहिल स्कूल जाते समय बहुत उत्साहित था। साहिल स्कूल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे सभी दोस्त भी मिल गए। साहिल, आज तो तुम बहुत उछल कूद कर स्कूल जा रहे हो। हाँ सबीना, आज स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? साहिल, क्या तुम आज की गतिविधि के बारे में उत्साहित हो? हाँ रोशनी, क्या तुम सबको याद नहीं? रोहित भैया ने कहा था कि हम सब आज बाहर बगीचे में जाकर गतिविधि करने वाले हैं। जैसे ही पहले पीरियड की घंटी बजी, रोहित भैया कक्षा में आए और उन्होंने सभी बच्चों से एक पंक्ति बनाकर बगीचे में चलने के लिए कहा। रोहित भैया, आज हम क्या करने वाले हैं? सही समय पर सवाल पूछा साहिल। बच्चों, पहले यहाँ सभी एक गोले में बैठ जाते हैं। आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कला चित्र और शिल्प बनाने हैं। इस बार का विषय प्रकृति है। प्रदर्शनी के लिए क्या हम यहाँ बागीचे में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ रोहित भैया, यहाँ पर बहुत से सूखे पत्ते हैं, कंकर भी है। हम इन सब चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलो पहले यह सामान एकत्रित करते हैं। सभी मिलकर सूखे पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने में जुट गए। रोहित भैया ने एक बड़ा सा टब लाकर बगीचे में रख दिया। सभी बच्चों ने चुने हुए सामान को टब में डालना शुरू कर दिया। रोहित भैया, इस टब में सूखे पत्ते, कंकर और मिट्टी मिश्रित हो गए हैं। हाँ, हमें कला वस्तुएं बनाने में परेशानी हो सकती है। हमें इन सभी पदार्थों को अलग अलग करना चाहिए। मुझे अमन का सुझाव अच्छा लगा। हम इन सभी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं।
भैया, पृथक क्या होता है? साहिल, जब हम किसी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करते हैं, उसे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को पृथक करना कहते हैं। रोहित ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है सभी से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात करने का। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि हम इस मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? यह तो आसानी से हो जाएगा। हम पत्ते उठाकर एक जगह रख सकते हैं और कंकड़ एक जगह। नीचे बस फिर मिट्टी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबीना। क्या हम अपने आसपास कुछ और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहां हम इसी तरह से पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हो? हाँ, माँ जब बाजार से थैले में भर के सब्जी लाती है तो सारी सब्जियाँ एक साथ मिल जाती हैं। मैं थैले से निकाल कर उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ। मेरे पिताजी जब चावल बनाते हैं तो पहले वो चावल के दानों को साफ करते हैं। वे हाथ से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर अलग कर देते हैं और फिर पानी से धोकर धूल अलग कर देते हैं। अरे वाह, आप सभी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। यह सब पदार्थों के पृथक्करण के ही उदाहरण हैं। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे आसान है हस्तचयन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है पदार्थों को हाथों से पृथक करना। पर क्या आप सोच सकते हो कि अगर पदार्थ सब्जियां या चावल के दाने ना होकर कुछ और छोटे आकार के पदार्थ हुए, तब हम उनका पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? हाँ, मुझे मालूम है। जब पिताजी चाय बनाते हैं तो वह उसमें से चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी पदार्थों को पृथक करने की विधि है? हाँ रोहित भैया, इसमें भी तो दो तरह के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पदार्थ द्रव्य है और एक ठोस। सही कहा सबीना। इस तरह जब छानकर पदार्थों को पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया और कहां देखने को मिलती है? हाँ, जब हम रोटी बनाने से पहले आटे से अशुद्धियाँ छन्नी से अलग करते हैं। मैंने एक बड़ी सी चालन निर्माण स्थल पर भी देखी है। वह रेते में से कंकड़ को पृथक करने में मदद करती है। बहुत अच्छे। इसी तरह की अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? पदार्थों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग या निष्पावन क्रिया का भी इस्तेमाल होता है। रोहित भैया ने अपनी मुट्ठी में टब में से कुछ कंकड़ निकाले। कंकड़ के साथ साथ कुछ रेत भी हाथ में आई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस पर जोर से फूंक मारी और सारी रेत अलग हो गई तथा कंकड़ हाथ में रह गए। अरे वाह, ऐसा तो जब घर में गेहूं साफ करते हैं तब भी होता है। गेहूं के दानों को थाल में उछालकर फूंक मारने से उसमें मिली सारी मिट्टी निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जब दो अवयवों को पवन अथवा वायु की मदद से अलग किया जाए, उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से दो अवयव पृथक हो जाते हैं? रोहित भैया, इसमें हवा की मदद से हल्के पदार्थ निकल जाते हैं और भारी पदार्थ वहीं ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन। यह प्रक्रिया ज्यादातर फसलों में से अशुद्धियां निकालने के लिए इस्तेमाल में आती है। और थ्रेशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आपने गेहूं या चावल के खेत तो जरूर देखे होंगे। गेहूं या चावल के पौधों पर जो अन्न के दाने लगे होते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर एक गट्ठर में बांधकर पीटा जाता है। इस दौरान अन्न के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी बैलों अथवा मशीनों की मदद से भी की जाती है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग भी कहते हैं। अरे वाह, आज की कक्षा में तो बहुत मजा आया। कला प्रदर्शनी का सामान एकत्रित करते करते हमने पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान लिया, जैसे हस्तचयन, थ्रेशिंग, चालन एवं निष्पावन। प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी बच्चों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सीखा।
पर साहिल के मन में अभी भी पदार्थों के पृथक्करण को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। साहिल यह सब सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हर मिश्रण में से पदार्थों को किसी न किसी प्रकार अलग किया जा सकता है? साहिल ये सब सोचता सोचता घर पहुंचा। आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा माँ। आज कला प्रदर्शनी के लिए हम सब कुछ सूखे पत्ते तथा कंकड़ इकट्ठा करने गए थे और वहीं पर रोहित भैया ने हमें विभिन्न पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना बताया। अरे वाह, आज की कक्षा फिर बागीचे में ही हो गई। पदार्थों को मिश्रण में से अलग करना, उसकी क्या जरूरत है? तो क्या चाय पत्ती के साथ पियोगी? साहिल, रिया कुछ सीखना चाहती है, ठीक से समझाओ बेटा। सॉरी माँ। मुझे नहीं, रिया को। सॉरी रिया। रिया, क्या तुमने घर पर कभी चावल या दाल को बनते देखा है? हाँ भैया, पापा या माँ जब भी खाना बनाते हैं मैंने सब देखा है। तो जब चावल बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को एक बड़ी थाली में लेकर उनमें से कंकड़ या पत्थर या कोई और अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो चावल और अशुद्धियाँ, यह एक मिश्रण है। क्या उनको अलग अलग करना जरूरी है? हाँ, हम चावल में मिली अशुद्धियाँ थोड़ी ही खाएंगे। तो इसीलिए मिश्रण से पदार्थों को अलग करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मिश्रण में कोई पदार्थ हानिकारक या कोई उपयोगी। कभी कभी दोनों ही पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। जैसे जब माँ मक्खन बनाती हैं, तो मैं मक्खन भी खा लेती हूँ और अलग हुआ मट्ठा भी। साहिल और रिया बहुत जोर से हंसते हैं। अगर दोनों भाई बहन का हंसी खेल हो गया हो तो मेरे और पिताजी की मदद करोगे? हाँ। आज खाने में क्या बन रहा है? साहिल, आज खाने में बिरयानी और पकौड़े बन रहे हैं। माँ, पकोड़ों के साथ चटनी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। आज हम चक्का दही बनाएंगे। पिताजी बिरयानी की तैयारी में लग गए और माँ बिरयानी में डलने वाली सब्जियां काटने लगी। साहिल, जरा मुझे एक बड़ा बर्तन तो देना। चावल से सभी कंकड़ पत्थर तो अलग हो गए हैं, कुछ और छोटी अशुद्धियां पानी से धोकर निकल जाएंगी। साहिल बड़े गौर से पिताजी को चावल को धोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पानी की मदद से भी बहुत सी अशुद्धियां चावल से निकल गईं। उसने झट से पिताजी से ये सवाल पूछ लिया। पिताजी, आज स्कूल में मैंने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जाना, जैसे हाथ से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, हवा की मदद से धूल को अलग करना। पर ये पानी की मदद से अशुद्धियां निकालना, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? साहिल, हम रसोई घर में ज्यादातर इसी तरह से चीजों को साफ करते हैं, जैसे चावल, दाल और सब्जियों को साफ करना। और जहाँ तक मुझे याद है, इस प्रक्रिया को हम अवसादन तथा निस्तारण बोलते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो नाम? अरे नहीं साहिल, देखो, जब आप पानी एवं दाल या चावल को मिलाते हो तो कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ना तुम इसे खुद करके देखो? साहिल एक बड़े बर्तन में चावल डालता है और उसमें पानी डालता है। वह देखता है कि छोटी छोटी अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगीं और चावल बर्तन की सतह पर बैठ गए। जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो न सिर्फ ठोस मिश्रण पृथक हो सकते हैं, बल्कि द्रव्य और ठोस के मिश्रणों को भी पृथक किया जा सकता है। यह तो बड़ा आसान है। अब मैं बर्तन टेढ़ा करके पानी समेत यह सब अशुद्धियां निकाल देता हूँ। बिल्कुल सही साहिल। और क्या तुम्हें मालूम है, इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अरे वाह, हमारा रसोई घर तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा है। यहाँ पर कितना कुछ है जो हम कक्षा में सीखते हैं। अच्छा, अब प्रयोग ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ मदद करोगे? माँ, हम चक्का दही कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इस दही में से सारा पानी अलग करना है, बस। माँ, इसमें भी तो दो द्रव्य पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्या मैं कोशिश करूँ?
साहिल ने बर्तन टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हुई। बेटा, यहाँ निस्तारण और अवसादन की प्रक्रिया नहीं, दही से पानी अलग करने के लिए हमें कपड़े में दही को थोड़ी देर तक रखेंगे और कपड़ों के छिद्रों में से सारा पानी अलग हो जाएगा और चक्का दही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, यह एक और तरीका है दो पदार्थों को अलग करने का। और इसे निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं। यहाँ कपड़ा एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। माँ, हम इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कुछ पीने के लिए भी बनाते हैं। माँ, नींबू पानी बनाते हैं, वह तो मुझे भी बनाना आता है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके पिताजी और मैं खाना लगाते हैं तब तक आप दोनों नींबू पानी तैयार कर लो। रिया, पहले बहुत थोड़ा सा पानी लो, इसमें चीनी घोलो, तब तक मैं नींबू लेकर आता हूँ। रिया ने थोड़े से पानी में 4 चम्मच चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया। साहिल भैया, मैं बहुत देर से इसे घोल रही हूँ, पर बची हुई चीनी गल ही नहीं रही। तुमने पानी बहुत कम लिया है, थोड़ा और पानी डालकर देखो। थोड़ा और पानी डालते ही बाकी बची हुई चीनी भी घुल गई। अरे, ये चीनी तो घुल गई, पर कम पानी में ये चीनी क्यों नहीं घुल रही थी? माँ ने ये सब सुना और वो रिया और साहिल के पास आईं, क्योंकि यह घोल अब संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब? पानी की कुछ मात्रा में सिर्फ कुछ ही चीनी घुल पाएगी। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब कि वह संतृप्त विलयन है। माँ, अब मेरी बुद्धि का भी संतृप्त विलयन हो गया है और पेट खाली। सभी हंसने लगते हैं और खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखा, आज रिया और साहिल ने माँ पिताजी की मदद करने के बहाने बहुत सी बातें सीखी। आप भी अपने घर में ही विज्ञान की बहुत सी बातें सीख सकते हो। ऊष्मा भाग 1। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. गरम और ठंडी वस्तुओं में अंतर। ख. तापमान क्या होता है। ग. तापमान कैसे मापते हैं। नमस्ते दोस्तों, कितनी गर्मी है आज। मन कर रहा है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं। कितने अचरज भरी बात है ना दोस्तों, कि हमें गरम और ठंडी वस्तुओं का अलग एहसास होता है। पर हम ये अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि कोई वस्तु गरम है या ठंडी। गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगती है और सर्दी में ठंड लगती है। हमें वातावरण का एहसास कैसे हो जाता है? चलिए आज इस वीडियो के पात्रों के माध्यम से इसी तरह के कुछ सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। रमा और राजा स्कूल से दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। लगता है दोनों बहुत भूखे हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। अरे आ गए बच्चों, चलो आओ, आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम पूरी और खीर बनाई है। आओ जल्दी से खा लो। वाह, मजा आ गया। ओहो, ये पूरी तो गरम है। तुम कैसे खा रहे हो राजा? तुम्हारी पूरी गरम नहीं है क्या? नहीं रमा, मेरी पूरी तो ठंडी है। माँ, ऐसा क्यों है कि वही पूरी मुझे गरम लग रही है और राजा को नहीं? हमें बहुत गरम या कम गरम का एहसास कैसे हो जाता है? पहले अपनी पूरी को फूंक कर ठंडी कर लो, फिर हम मिलकर एक प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको गरम खाना अच्छा लगता है या ठंडा? बहुत गरम खाने से तो मुंह ही जल जाता है। मैंने इन 3 बर्तनों में पानी भरा है। क्या अब तुम बता सकते हो कि कौन से बर्तन का पानी सबसे गर्म है? हाँ, ये दूसरे वाले बर्तन का पानी सबसे गर्म है, क्योंकि उसमें से भाप निकल रही है।
ओह, कितना ठंडा है। और ये ना ठंडा है ना गरम। तो क्या हम किसी भी चीज को छूकर पता लगा सकते हैं कि वो ठंडी है या गरम? नहीं राजा, मुझे लगता है कि वह खतरनाक हो सकता है। जैसे अभी अगर तुम गरम पानी में हाथ डालते तो तुम्हारा हाथ जल सकता था। हाँ, सही बोली तुम रमा, क्योंकि कई चीजें अत्यंत गर्म या ठंडी हो सकती हैं और उन्हें छूना संभव नहीं होता। हाँ, जैसे बर्फ। हाँ, बर्फ कितनी ठंडी होती है। कुछ देर पकड़ने से हाथ ही सुन्न हो जाता है। पर अगर कभी हम बर्फ के टुकड़ों को उठाते हैं तो वह जल्दी पिघल भी तो जाते हैं। हाँ, सोचो क्यों रमा? क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी या वातावरण की गर्मी उसे पिघला देती है। अच्छा, इसका मतलब है कि यह जानने के लिए कि कौन सी चीज कितनी गर्म है या ठंडी, हम सिर्फ अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी वस्तु की निश्चित ऊष्मा उसके ताप से समझी जाती है, पर हम ताप कैसे मापते हैं? क्या हुआ राजा, खांस क्यों रहे हो? सुबह से बदन दर्द कर रहा है माँ। अरे, तुम्हारा माथा तो गर्म नहीं लग रहा। ठहरो, मैं थर्मोमीटर लाती हूँ। राजा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। रमा, तब तक तुम इस थर्मोमीटर को धोकर रख दो। इस थर्मोमीटर से कैसे पता लगता है कि हमें कितना बुखार है? इतनी छोटी सी कांच की ट्यूब है। कैसी हो रमा? कुछ परेशान लग रही हो। लगता है मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें ये तो पता ही है कि मेरा इस्तेमाल शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हाँ हाँ, पर यह यहाँ इस छोटे से बल्ब में ये चमकती चीज क्या है? यह मरकरी या पारा है। इस तरफ से जब माँ मुझे तुम्हारे मुंह या बगल में लगाती हैं, तब ये मरकरी फैलने लगता है और इस पतली नली की तरफ से प्रवेश करता है। जहां तक यह मरकरी फैलता है, वह तुम्हारे शरीर का तापमान दर्शाता है। यह तुम्हारे ऊपर C और F क्यों लिखा है? रमा, लंबाई को मापने की क्या इकाई है? सेंटीमीटर, मीटर आदि। सही। और ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की इकाई का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बड़े काम की चीज हो तुम तो। चलो, अब मुझे पानी से साफ करके मेरे कवर में रख दो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों, हमें कोई वस्तु कम गरम या कोई वस्तु अधिक गरम क्यों लगती है। हमने ये भी जाना कि शरीर का तापमान कैसे निर्धारित करते हैं। पर क्या इसी थर्मोमीटर से हम गर्म पानी का ताप माप सकते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं। ऊष्मा भाग 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे तो कुछ दिनों से बुखार था। डॉक्टरी थर्मोमीटर पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। क्या आप सबको हमारे शरीर का सामान्य तापमान याद है? हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4
4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप सब भी अब थर्मोमीटर के उपयोग के बारे में जानते हैं, पर क्या हम डॉक्टरी थर्मोमीटर से गर्म पानी का तापमान माप सकते हैं? गर्म चीजें ठंडी और ठंडी चीजें गर्म कैसे हो जाती हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. प्रयोगशाला तापमापी, ख. ऊष्मा का प्रवाहित होना, ग. चालक और कुचालक। रवि बेटा, जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। माँ, यह तो अभी भी बहुत गर्म है, इसे जल्दी से ठंडा कर दो। माँ, क्या हम थर्मोमीटर से इस दूध का तापमान माप सकते हैं? नहीं रवि, ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर सिर्फ शरीर का तापमान मापने के काम आता है। पानी का ताप, दूध का ताप या मौसम का ताप, इन सब के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है। आपने इस ग्लास को ठंडे पानी में रखा और यह कुछ ही देर में ठंडा हो गया, और देखो अब यह पानी थोड़ा गर्म हो गया है। क्या इसका मतलब है कि ऊष्मा यानी कि हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है? हाँ, सही बोले तुम रवि। ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है। क्या यही वजह है कि कल मेरी आइसक्रीम पिघल गई थी? हाँ बच्चों, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। रवि, ये लो तुम्हारी विज्ञान की किताब। कल टीचर जी से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने पड़ेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मेरे ऊष्मा के अध्याय में कई सवाल हैं। रवि बेटा, जरा सब्जी में करछी तो घुमा दो। ओह, यह करछी तो कितनी गर्म है। बेटा, वहाँ एक लकड़ी की करछी रखी है, वह ले लो। अरे, ये लकड़ी की चम्मच तो गर्म नहीं है, पर वो स्टील की चम्मच कितनी गर्म थी। हाँ, इसके बारे में हमारी विज्ञान की किताब में भी लिखा है, पर इसका कारण क्या है? चल रमेश, एक प्रयोग करते हैं। हम कुछ अलग अलग धातुओं से बनी चीजें लेते हैं और एक एक करके गर्म पानी में डालते हैं। देखते हैं कि कौन सी चीज पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। बच्चों, ठहरो, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। यह देख रमेश, मैंने यह लकड़ी की चम्मच, स्टील की चम्मच, यह कैंची, ये प्लास्टिक का स्केल और यह चीनी मिट्टी की चम्मच लिया है। चल, इन सबको पानी में डाल देते हैं। ये देख रवि, स्टील की चम्मच कितनी गर्म हो गई, और ये प्लास्टिक, लकड़ी और चीनी मिट्टी की चीजें तो गर्म ही नहीं हुई हैं। यह लोहे से बनी कैंची तो कितनी गर्म हो गई है। हाँ रमेश, मैंने देखा कि जब हम बगीचे में खेलते हैं तो वह लोहे की फिसल पट्टी भी तो कितनी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है लकड़ी, प्लास्टिक आदि में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है।
और स्टील लोहा में ऊष्मा प्रवाहित होती है। सही निरीक्षण है। शाबाश बच्चों। जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक यानी कंडक्टर्स कहते हैं, और जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक यानी इंसुलेटर्स कहते हैं। अच्छा, तभी कई बर्तनों के हैंडल यानी पकड़ने का स्थान प्लास्टिक के होते हैं, ताकि जब बर्तन में कोई गर्म चीज पक रही हो तो उसका पकड़ने का स्थान गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जलें। हाँ, सही कह रहे हो। सूरज भी तो कितनी गर्मी देता है और उसकी वजह से हवा और नदी, समुद्र आदि का पानी गर्म हो जाता है। तो क्या हवा और पानी ऊष्मा के चालक हैं या कुचालक? दोस्तों, आपने सीखा कि ऊष्मा गर्म से ठंडी जगह की ओर प्रवाहित होती है। जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे लोहा, और जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं। पर रवि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि हवा और पानी से ऊष्मा प्रवाहित होती है या नहीं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलते हैं। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। हेलो दोस्तों, आज आप कैसे हो? भैया स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस फेयर में भाग ले रहे हैं। मम्मी और मैं उनके स्टॉल और उनके प्रोजेक्ट को देखने आए हैं। तुम साथ आओगे? हेलो भैया। हेलो सानिया। वाह, आपका प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत है भैया। यह मानव मस्तिष्क है ना? हाँ, ये मानव मस्तिष्क का एक मॉडल है। मैंने इसके हिस्से भी दिखाए हैं। हाँ, और यह क्या है? मस्तिष्क कोशिका, न्यूरॉन्स। ओह, यहाँ मैं उन तंत्रिका यानी कि कोशिकाओं को दिखा रहा हूँ, जिससे मस्तिष्क यानी कि दिमाग बना है। उन्हें अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है और हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं? ओह, ये तो वही चीज है ना जिससे सभी जीव जंतु बने होते हैं? हाँ बिल्कुल, पर ध्यान है ना कि कोशिकाएं और परमाणु अलग होते हैं। जानती हो उनमें क्या फर्क होता है? नहीं। हमारी ब्रह्मांड में सब पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, सजीव और अजीव दोनों। यहाँ तक कि कोशिकाएं भी परमाणु की बनी होती हैं। ओह, मतलब कोशिकाएं परमाणु से तो काफी बड़ी होती होंगी मम्मी।
क्या हम देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती हैं? हाँ, लेकिन आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मम्मी, हमारे यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप है, जिसमें एक स्लाइड है जिसमें प्याज की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। मुझे देखने दो। वाह, ये एक ईंट की दीवार की तरह दिखता है। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब ऐसे छोटे छोटे घटकों से बने हैं और ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं? इसके बारे में किसने सबसे पहले खोज की होगी और कैसे? क्या आप अपनी पुस्तक के पेज को पलट के बता सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कबीर के स्टॉल पर लगे पोस्टर में से एक पर सानिया ने जूते जैसी संरचना देखी, जिस पर लिखा था पैरामीशियम। देखो भैया, यह जीव जूते जैसा दिख रहा है। हाँ, ये पैरामीशियम है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव? हाँ, वो जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। सिर्फ एक कोशिका? आपका मतलब है उनका कोई अंग नहीं है, फिर वे कैसे जीवित रहते हैं? ये जीव अपने एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। ओह, ये बहुत कुशल होते हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? क्या आप किसी भी सामान्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव जैसे घोड़ा, बकरा, गाय आदि जानवर, जो कि अलग-अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। आप भी कुछ बहुकोशिकीय जीव बताएं। मम्मी, अगर हमारे शरीर और अंग कोशिकाओं को जोड़कर बने हैं, तो हमारे अंग और शरीर अलग-अलग कैसे दिखते और काम करते हैं? मेरा मतलब है, उनमें से प्रत्येक का आधार घटक समान है, एक कोशिका, है ना? बेटा, ये सच है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं अलग-अलग प्रकार की होती हैं। वे एक जैसी नहीं दिखती और ना एक जैसे कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, रक्त कोशिका का आकार और माप मस्तिष्क कोशिका के आकार और माप से भिन्न होगा। ओह, दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सभी जीव अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप अपनी किताब में यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मम्मी, मैं सोच रही थी, क्या हाथी और जिराफ जैसे बड़े जीवों में बड़े आकार की कोशिकाएं होंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। इसका कारण एक दूसरे को बताएं। मम्मी, हमारे शरीर के भीतर बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्या यही कोशिकाएं पौधे में भी होती हैं? पौधों की कोशिकाएं भिन्न होती हैं। सभी पौधों की कोशिकाएं एक ही आकार
और प्रकार की होती हैं। पौधों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पौधों की कोशिकाओं में कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, जो पौधे में कंकाल की तरह काम करते हैं। हाँ सानिया, इस पोस्टर को देखो। ये पौधों की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं के अंतर को दिखा रहा है। क्या आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे यहाँ दिखाए गए पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना करने में मदद कर सकते हैं? इस तालिका में अंतरों की सूची है। क्या आपको यह सही लग रहा है? दोस्तों, आपने अभी उन घटकों की सूची बनाई है जो पौधे और जंतु की कोशिकाओं में मौजूद हैं। क्या आप अपनी किताब के 93 से 96 पेज का उल्लेख कर सकते हैं और कोशिका के कार्य की सूची बना सकते हैं? 1 झिल्ली, 2 कोशिका भित्ति, 3 द्वितीय, 4 केंद्रक। हमने सीखा कोशिकाएं जीवन का बुनियादी निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। कोशिकाएं अलग अलग आकार, माप और प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के सामान्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, द्वितीय, केंद्रक। बच्चों, आज आपको पढ़कर कैसा लगा? सब समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 6 के विज्ञान विषय में वस्तुओं का उनके उपयोग और गुण के आधार पर पृथक करना अर्थात वस्तुओं का पृथक्करण पढ़ा। कक्षा 7 में हमने विज्ञान विषय में ऊष्मा के बारे में तथा कक्षा 8 विज्ञान विषय में हमने कोशिका की संरचना को देखा और उसके कार्यों के बारे में जाना और इन सभी के पाठ के मध्य आने वाले प्रश्नों को भी हल किया और मुख्य मुख्य बातों को भी अपनी कॉपी में लिखा। उनका दोहरान अवश्य करना है हमें। अब हम देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कल हम कक्षा 6, 7 व 8 के लिए लेकर आ रहे हैं विज्ञान विषय। कक्षा 6 को बताया जाएगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। कक्षा 7 को आज पढ़ाए गए पाठ ऊष्मा से आगे ऊष्मा का ही अगला भाग पढ़ाया जाएगा और कक्षा 8 को पढ़ाया जाएगा दहन व ज्वाला। तो ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और हाँ, आप इन वीडियोस के माध्यम से पुनः अपने पाठ का दोहरान भी कर सकते हैं YouTube पर DD राजस्थान शिक्षा दर्शन सर्च करके। तो कल आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।